नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये हमारा लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे मेमोरी एलोकेशन। यानी जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी एलोकेट होता है वो किस तरह का होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम लोग मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओ लेवल के पेपर में इससे कम से कम 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और अगर बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जहाँ पे प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेमोरी एलोकेशन। फ्रेंड्स, मेमोरी एलोकेशन देखिए, द वे हाउ टू डिक्लेयर एनी मेमोरी ब्लॉक इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी मेमोरी ब्लॉक्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जिसमें वैल्यू स्टोर करके हम लोग वर्किंग करते हैं, वो हमारा मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। 2 नंबर को इनपुट करके उनका एडिशन करने का प्रोग्राम है ये। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा इंट ABC, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे इंट ABC लिखते हैं और कंपाइलर इसको रीड करता है, कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, वो जितने भी वेरिएबल होते हैं उतने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देता है, उतने आपके मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 मेमोरी ब्लॉक बन गए, एक A बन गया, एक B बन गया, एक C बन गया आपका। और जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा उस मेमोरी ब्लॉक का कोई न कोई एड्रेस होता है। तो जैसे सपोज मान लेते हैं कि A का मेमोरी एड्रेस आपका 1024 है, B का 1025 है, C का 1026 है। तो अभी यहाँ पे मेमोरी से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जो भी वेरिएबल, यहाँ पे समझना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में यानी रैम में या CPU रजिस्टर में हमारा जाके कोई न कोई मेमोरी अपने लिए ऑक्युपाई कर लेगा। और ये जो ऑक्युपाई हुआ है मेमोरी, इसी को हम लोग बोलेंगे कि 1, 2 और 3 ब्लॉक मेमोरी आपकी एलोकेट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यूज़र को एक मैसेज मिलेगा एंटर नंबर, और यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा, दोनों का एडिशन आपका C में आएगा और C का जो भी आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर सारी लाइनों को रीड करेगा, इसमें कहीं पे भी अगर एरर होगा तो हमको एरर शो करेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस जगह पे इंट ABC जो लिखा हुआ है ये 3 ब्लॉक A के, B के और C के नाम से एलोकेट कर देगा। यही हमारा मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। ये जो 3 ब्लॉक आपके एलोकेट हुए, यही हमारे मेमोरी एलोकेशन कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, मेमोरी एलोकेशन जो होता है हमारा, ये 2 प्रकार का होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर 2 तरह से हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मेमोरी एलोकेशन होता है आपका 2 प्रकार का, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वो मेमोरी एलोकेशन होता है जो प्रोग्राम को रन करने से पहले जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे ही जो भी मेमोरी ब्लॉक आपके एलोकेट हो जाते हैं, जो भी मेमोरी असाइन हो जाती है, वो हमारा कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे देखिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज an allocation technique which allocates a fixed amount of memory during compile time, and the operating system internally uses a data structure known as stack to manage it। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग प्रोग्राम जब क्रिएट करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, इंटीजर के साथ ABC, या जैसे कोई हमने एरे ले लिया, इंटीजर का एक F नाम का 10 ब्लॉक के लिए हमने एरे ले लिया,
तो यहाँ पे क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों के लिए 3 ब्लॉक आपके एलोकेट होंगे और ये तीनों ही हमारे 2-2 बाइट के होंगे, क्योंकि इंटीजर कितना एलोकेट करता है, 2 बाइट एलोकेट करता है। तो ये क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, कंपाइल टाइम पे ही ये मेमोरी इसको ए, बी, सी को असाइन कर दी जाएगी, या यहाँ एफ जो आपका एरे है इसको 2-2 बाइट के 10 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएगा ये पूरा एफ का। अब जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो रन करते समय इसकी साइज में कोई भी डिफरेंस हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यानी एक बार जो हमने कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर दी, वो मेमोरी क्या होती है आपकी पूरे प्रोग्राम की लाइफ में वो फिक्स्ड हो जाती है। उसे अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसके 10 ब्लॉक हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 10 ब्लॉक हैं। 10 से अगर हम चाहते हैं कि इसको हम 12 ब्लॉक कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें हम चेंजेस रनिंग कंडीशन में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, रनिंग कंडीशन में अगर कोई मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया जा रहा है, जब रन कर रहे हैं, रन करते समय 2, 3, 4, 5 लाइनें आपकी रीड हो गई, उसके बाद हमें अगर कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तब हमने क्या किया, मेमोरी एलोकेट किया और एलोकेट करके उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और वही हमारा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी सिंपल सा एक लाइन में अगर हम बोलेंगे तो प्रोग्राम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये आपका कंपाइल टाइम पे एलोकेट होता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में एलोकेट होता है, यानी ये रन टाइम पर एलोकेट होता है। तो रन टाइम पे जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है उसकी साइज में प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और जितना साइज चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आता है, वो क्या बन के आता है कि स्टैटिक मेमोरी कौन से लोकेशन में क्रिएट होती है या एलोकेट होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली यूजेस अ स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक। तो जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा स्टैक में एलोकेट होता है, और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा हीप में एलोकेट होता है। इसको स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीप, जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हम करेंगे वो मेमोरी हमारी हीप के अंदर जाके एलोकेट होती है। तो नेक्स्ट अब आइए हम लोग देखते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे एलोकेट करते हैं। जनरली जो हम लोग अब तक करते आए हैं वो सभी हमारा स्टैटिक एलोकेशन ही था। एरे जो डिक्लेयर करते हैं वो भी हमारा स्टैटिक एलोकेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी डायनेमिकली अगर हमें मेमोरी एलोकेट करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से फंक्शन इसके लिए यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं जो हम यूज़ में लेते हैं। जैसे 2 फंक्शन होते हैं, एक मेलॉक होता है और एक कैलॉक होता है। ये दोनों ही हमारे डायनेमिकली यानी प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। मेलॉक और कैलॉक दोनों ही डायनेमिक तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं, प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में मेमोरी एलोकेट करते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है। समझेंगे अभी क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट होता है रीएलॉक। रीएलॉक फंक्शन हमारा क्या करता है, जो पहले से एलोकेट की हुई मेमोरी है उसकी मेमोरी में चेंजेस करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए
कम ज़्यादा करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए रीअलॉक फंक्शन यूज़ होता है। फ्री फंक्शन क्या करता है हमारा, ये पहले से एलोकेट की हुई मेमोरी को फ्री करने के लिए यानी उसे रिलीज करने के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ हेडर फाइल्स भी नीडेड होती हैं, कुछ हेडर फाइल्स होती हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करने होते हैं। जैसे पहला alloc.h है, malloc.h है, mem.h है और stdlib.h है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल होती है वो आपकी होती है stdlib.h। ये इसके अंदर सभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी डीएमए से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं सबकी डेफिनेशन stdlib के अंदर होती है। इसलिए इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सभी फंक्शंस हमें, ये सभी हेडर फाइल्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। malloc फंक्शन, अब स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं कि malloc फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग malloc फंक्शन वी कैन क्रिएट द मेमोरी डायनेमिकली एट रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में malloc फंक्शन मेमोरी एलोकेट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, मैं इसको डिफाइन करने के से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। टाइप कास्ट शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो टाइप कास्ट होता है, टाइप कास्टिंग, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। टाइप कास्टिंग, तो स्टूडेंट्स टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग इज अ टेक्निक, टाइप कास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइप कास्टिंग यानी कि एक डेटा टाइप से जो वैल्यू है उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है int a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फ्लोट f और f इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a और b में चूंकि हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा f में, f इक्वल्स टू आपका 3 ही आएगा। अब f इक्वल्स टू 3 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 36 18 3 बार में कट गया, 2 रिमाइंडर बचा। तो चूंकि ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों जब इंटीजर हैं तो ये इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो फ्लोट वेरिएबल में हमने स्टोर जरूर किया है, बट यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3 और f में स्टोर होगा 3, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। बट इसका आंसर कुछ क्या आना चाहिए, पॉइंट में आना चाहिए, क्योंकि 2 जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी पॉइंट में कुछ उसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट में फ्लोट और यहाँ पे भी फ्लोट, इस तरह से a और b को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट और 2 बचेगा, तो फिर से 3.3 के आसपास ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा। अब ये पॉइंट में आंसर आपका शो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप कास्टिंग में अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे करना क्या होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हम
फ्लोट, कोई भी एक फ्लोट वेरिएबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट और ब्रैकेट के अंदर फ्लोट रहेगा और इसके बाहर हम इंटीजर वेरिएबल को लिख देंगे। ये हमारा तरीका होता है टाइप कास्टिंग का, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करने का। तो टाइप कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मेमोरी एलोकेशन में यूज होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेलॉक फंक्शन है आपका, इसका जो सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स ध्यान दीजिए, वाइड पॉइंटर मेलॉक और साइज टाइप। यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका साइज बताना होगा कि 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, कितना बाइट हमें मेमोरी एलोकेट करनी है। और ये क्या करता है, वाइड टाइप पॉइंटर रिटर्न करता है। वाइड टाइप पॉइंटर रिटर्न करने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज हमने क्या किया, रन टाइम पे एक मेमोरी एलोकेट की यहाँ पे, तो उस समय वेरिएबल तो डिक्लेयर हम कर नहीं पाएंगे। ये मान लीजिए ये मेमोरी ब्लॉक आपका एलोकेट हो गया और इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज 1024 इसका मेमोरी एड्रेस है। तो हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, यही एड्रेस रिटर्न करता है, यानी वाइड टाइप पॉइंटर। तो पॉइंटर यानी एड्रेस रिटर्न करता है। और वाइड टाइप का मतलब क्या है, ये जो मेमोरी हमने एलोकेट किया है, ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, अभी इसका कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोट स्टोर होगी, कैरेक्टर स्टोर होगी, इंटीजर स्टोर होगी, क्या स्टोर होगी। जैसे एक तरह से आप समझिए स्टूडेंट्स कि मेमोरी तो एक एरिया है। जैसे आप ऐसा कमरा समझ सकते हैं, एक आप अपने घर का कोई कमरा समझ सकते हैं, वो एक एरिया है। उस एरिया में आप बेड भी लगा सकते हैं, उस एरिया पे आप कुर्सी मेज रख के बैठ सकते हैं, उस एरिया पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ है, इस मेमोरी का अभी कोई डेटा टाइप नहीं है। यानी ये किस टाइप का है, ये वाइड टाइप का है, यानी इसका कोई अभी डेटा टाइप डिसाइडेड नहीं है। और इसका एड्रेस हमको मिला है, तो एड्रेस क्या होता है, पॉइंटर। तो ये वाइड टाइप पॉइंटर हमारा रिटर्न करता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाइड टाइप पॉइंटर को जो रिटर्न हुआ है वो किसी एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है पॉइंटर का, जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो सेम डेटा टाइप के दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई डेटा टाइप डिसाइड ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए हमने टाइप कास्टिंग आप लोगों को पहले समझाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपका सिंटैक्स है, ये चीज समझ में आ गई आई थिंक आप लोगों को। इसके बाद हमने क्या किया, अगर इंटीजर नंबर स्टोर करना है तो सिंपल इंटीजर टाइप का एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले ली। अब हमने क्या किया, सिंपल मेलॉक फंक्शन यूज किया और यहाँ पे हमने साइज बता दी। साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है। जैसे इंट 2 बाइट का होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। चाहे तो आप सीधे 2 लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 बाइट एलोकेट करके और उसको इंटीजर के पॉइंटर में कन्वर्ट करके तब इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेगा और तब हम उसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज इस ब्लॉक में, जो ब्लॉक हमारा एलोकेट हुआ, इस ब्लॉक में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो जैसे सिंपल पॉइंटर यूज करते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब चूंकि इस ब्लॉक का एड्रेस किस में है, इस पीटीआर में आ गया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल्स टू 10। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे 10 आके आपका स्टोर हो जाएगा। तो मेलॉक फंक्शन एक बार फिर से समझ लीजिए। मेलॉक फंक्शन क्या करता है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे
खासकर ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पूछा जाता है या इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेमोरी तो एक एरिया है, उस एरिया को डेटा टाइप बताने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डेटा टाइप बता देने से वहाँ पे हमारा जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बढ़ जाती है, वहाँ पे गलत डेटा स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बार फिर से समझ लीजिए, मेलॉक फंक्शन क्या करता है, डायनेमिक तरीके से एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेगा और उसको किसी एक उसमें और वाइड टाइप पॉइंटर रिटर्न करेगा। स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये मेलॉक फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आइए अब हम लोग आगे। केलॉग फंक्शन इज ऑल्सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन function used for allocating memory in run time, but इसमें और मेलॉक में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। केलॉग फंक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। केलॉग रिक्वायर्ड 2 आर्ग्यूमेंट। मेलॉक में क्या था, सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रहा था कि कितने बाइट का मेमोरी चाहिए, नंबर ऑफ बाइट्स, और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर होगा। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक यानी कितने ब्लॉक चाहिए, और दूसरा कितने बाइट का चाहिए। तो केलॉग फंक्शन क्या करता है, एक तरह से एक ही बार में मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट करता है, यानी एक तरह से एरे क्रिएट कर देता है। मेलॉक फंक्शन क्या करता है, एक बार में सिंगल ब्लॉक क्रिएट करता है। केलॉग फंक्शन क्या करता है, एक बार में मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, केलॉग नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने ब्लॉक चाहिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये आपका हो गया 10 ब्लॉक चाहिए, और इसके बाद साइज टाइप, तो ये आपका हो गया कि इंटीजर के जितने भी बाइट का इंटीजर होता है, यानी 2 बाइट का होता है, तो 2-2 बाइट के 10 ब्लॉक बना देगा। इस तरह से 2-2 बाइट के आपके 10 ब्लॉक बनाएगा। और इसका जो एड्रेस होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, वो इस पीटीआर में स्टोर कर देगा और इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट एक बार फिर से सुन लीजिए, मेलॉक फंक्शन क्या करता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केलॉग एंड मेलॉक। मेलॉक फंक्शन क्या करता है, एक बार में सिंगल मेमोरी एलोकेट करता है और सिंगल आर्गुमेंट लेता है। केलॉग फंक्शन क्या करता है, एक बार में मल्टीपल मेमोरी एलोकेट करता है और 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, और दूसरा साइज की कितने बाइट के हर ब्लॉक होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका रीएलॉक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, रीएलॉक फंक्शन क्या करता है, ये प्रोग्राम की रनिंग कंडीशन में पहले से एलोकेट की गई मेमोरी को मॉडिफाई करने के काम में आता है। यानी जैसे कोई भी मेमोरी एलोकेट की गई है, उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है, उसका साइज कम करना है या साइज ज़्यादा करना है, उसके लिए हम लोग रीएलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रीएलॉक फंक्शन इज यूज फॉर मॉडिफाई द मेमोरी विच हैज़ ऑलरेडी एलोकेटेड डायनेमिकली। जो पहले से डायनेमिकली एलोकेट किया हुआ है उसको मॉडिफाई करने के लिए। इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट इज प्रीवियस एलोकेटेड ब्लॉक एड्रेस, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे पुरानी मेमोरी को मॉडिफाई करना है। तो जो पुरानी मेमोरी का एड्रेस है उस एड्रेस को एज आर्गुमेंट लेगा, और सेकंड क्या होगा, न्यू साइज हम देंगे दूसरा आर्गुमेंट के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, ये एक मेमोरी पहले से एलोकेट की गई है मेलॉक के हेल्प से, जिसका एड्रेस पीटीआर में है, और यहाँ पे वापस उसी पीटीआर वेरिएबल में हमने मॉडिफाई करके एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, पीटीआर यानी पुराना एड्रेस को साइज ऑफ इंट इंटू 10,
इसका मतलब क्या है, हमने बताया कि इंटीजर का जो साइज होता है यानी 2 बाइट होता है, तो 2 गुणे 10 यानी कि 20 बाइट का एलोकेशन कर दे। और पहले क्या था, पीटीआर हमारा, पीटीआर का जो लोकेशन था, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा पीटीआर है ओल्ड वाला पीटीआर, ये कितना बाइट है, ये 2 बाइट है, 2 बाइट। अब ये वाली लाइन रीड करने के बाद क्या करेगा, इसी पीटीआर का जो साइज होगा वो मॉडिफाई होके कितना हो जाएगा, 20 बाइट हो जाएगा, यहाँ पे 20 बाइट। यानी कि हमने क्या किया, 2 गुणे 10 यानी कि 20 बाइट का इसका एलोकेशन करके वापस इसी पीटीआर वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका रीअलॉक फंक्शन था। नेक्स्ट है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन क्या करता है, फ्री फंक्शन इज यूज टू डी एलोकेट और डिलीट द एलोकेटेड मेमोरी। इट रिक्वायर्स वन वाइट टाइप आर्गुमेंट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो पहले से एलोकेट की गई मेमोरी है, जैसे सपोज हम बड़ा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो बीच में मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, और यूज़ होने के बाद अगर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसे हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, ताकि हमारा जो रैम है वो ज़्यादा हैवी ना हो, मेमोरी फ्री रहे, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो स्मूथली रन करे। तो फ्री फंक्शन क्या करता है, हमारा डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसको डी एलोकेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेलॉक फंक्शन के हेल्प से एक मेमोरी एलोकेट कर ली हमने। अब इसको अगर रिलीज करना है तो हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे देंगे, और ये मेमोरी हमारा क्या होगा, जैसे सपोज ये हमारा पीटीआर है, पीटीआर। तो जैसे ही ये लाइन प्रोग्राम रीड करेगा वैसे ही ये हमारा मेमोरी रिलीज हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, इसे हम दोबारा एलोकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होप आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक और डायनेमिक 2 प्रकार का होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर आगे नए लेक्चर के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अपन को मोटिवेशन मिले और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।